हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। यूपीएससी ने ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओयू का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और मैं आज उम्मीद करता हूं कि आपने उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम उस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या एग्जाम में चेंजेस आए हैं, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए और कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको रेफर करना है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओयू 2025 की स्ट्रेटजी सेशन। सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान में रख लें। आज से पहले जिस तरीके से यूपीएससी, एपीएफसी और ईओयू का एग्जाम करवाती आई है, उसमें भी यूपीएससी ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें सबसे पहले चेंज जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है वो है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। जिन लोगों ने आज से पहले इस एग्जाम को नहीं दिया है या इस एग्जाम के बारे में नहीं पढ़ा है, उनको बता दूं कि प्रीवियस ईयर लास्ट 2023 तक एपीएफसी और ईओयू का एग्जाम अलग अलग होता था। एक ही दिन में दो एग्जाम्स होते थे। एक एग्जाम सिर्फ एपीएफसी के लिए होता था और एक एग्जाम सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए होता था। लेकिन इस बार एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है, जो दोनों के लिए एक ही एग्जाम होने वाला है। सबसे पहला चेंज जो यूपीएससी ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। इस चेंज के बहुत सारे मायने हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मायना ये है कि जो टफनेस जो पिछली बार एपीएफसी के पेपर में देखी गई थी, सिमिलर टफनेस आपको इस बार भी इस कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के पेपर में मिलेगी। आपको अगर ईओयू और एपीएफसी दोनों के पेपर में से किसी को बेस बनाना है तो आपको एपीएफसी को बेस बनाना है, नॉट ईओयू, क्योंकि इस बार एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम है। प्लस अगर आपको ईयर वाइज अगर कोई बेसिस बनाने हैं तो आपको लास्ट ईयर, डेट मीन्स 2023 ईयर के पेपर को बेस बनाना है। इन एडिशन टू डेट आपको जो यूपीएससी के लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, सीएससी के या कोई अदर एग्जाम्स के, उनको भी बेस बनाते हुए चलना है, क्योंकि जो पेपर का लेवल आएगा और जो क्वेश्चन जिस तरीके के आएंगे वो इस बार उस लेवल के आने वाले हैं, 2023 के लेवल के आने वाले हैं। प्लस जो नए चेंजेस यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए हैं क्वेश्चन के अंदर, वो सारे चेंजेस इस एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ 2023 के लेवल को देखना है और पहले वाले लेवल्स को नहीं देखना है? 2021 में एग्जाम हुआ था, 2017 में हुआ या 2015 में एपीएफसी का हुआ, बिकॉज उस टाइम पे जो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका था या जो पेपर का लेवल था वो कंपैरेटिवली इजी था। 2023 एग्जाम के अंदर में यूपीएससी ने, चाहे ईओयू का पेपर हो चाहे एपीएफसी का पेपर हो, दोनों का लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है। एपीएफसी हमेशा ईओयू से टफ आता था, लेकिन इस बार दोनों ही टफ आए और एपीएफसी कंपैरेटिवली ज्यादा टफ भी था। तो आपको इंश्योर करना है कि आप 2023 के लेवल को पेस बना के चलो। और इस बार ये भी ध्यान रखें कि पेपर सिर्फ एक होगा दोनों एग्जाम्स के लिए, चाहे एपीएफसी हो चाहे ईओयू हो। अभी जो प्रेजेंट अजम्पशंस है ये है कि यूपीएससी रैंक बेसिस के ऊपर में आपको सर्विसेज अलॉट करेगी, जैसे सीएससी में होता है। सीएससी में जैसे जिसको अगर टॉप रैंक्स आती है तो आईएएस आईएफएस मिलता है, उसके बाद में आईपीएस आईआरएस जो चॉइसेस मिलती है, उस तरीके का सिस्टम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। फिर डिस्कस करते हैं हम कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम होने कैसे वाला है? ये 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। 2 घंटा इक्वल मार्क्स। पिछली बार कितने क्वेश्चंस आए थे? पिछली बार 120 क्वेश्चंस आए थे और 300 मार्क्स का पेपर हुआ था। 120 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स का पेपर था और हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क था। इस बार यूपीएससी क्या पैटर्न यूज करेगी? क्या सेम 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं या फिर 100 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं? हो कुछ भी, आपको जो मार्क्स होंगे क्वेश्चंस के वो इक्वल होंगे और जो पेनल्टी जो होगी वो सिमिलर होगी, 1/3 जो बाकी एग्जाम्स में होती है। पेनल्टी विल बी 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश ऑब्वियसली दोनों में मिलने वाले हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, सिलेबस। इससे पहले एक और चीज बता दूं, जो ये 300 मार्क्स का पिछली बार होता था उसमें ये होता था कि 75% जो वेटेज होता था वो होता था रिटन एग्जामिनेशन का। रिटन एग्जामिनेशन का मतलब है जो भी ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है उसी को रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं, आरटी बोलते हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन आप बात कर लो, तो उसका 300% 300 मार्क्स का ये होता था जो 75% वेटेज कैरी करता था। और साथ में जो इंटरव्यू होता था वो 100 मार्क्स का होता है और वो 25% वेटेज कैरी करता था।
इस बार भी गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकती है, तो अगर पेपर 100 नंबर का होगा, तो 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और पेपर इस बार 300 नंबर का होता है सिमिलरली, तो फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। 75%, 25% वेटेज, वो इस बार भी सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं सिलेबस की। प्रीवियस ईयर तक क्या था, यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी, उसका दोनों सिलेबस अलग रखा हुआ था। एपीएफसी में थोड़े से टॉपिक्स ज्यादा थे और ईओएओ के अंदर टॉपिक्स थोड़े से कम थे। इस चक्कर में जो ईओएओ का पेपर होता था वो थोड़ा सा कम बर्डन वाला होता था और एपीएफसी थोड़ा से ज्यादा बर्डन वाला होते थे, कुछ ही टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते थे। इस बार यूपीएससी ने जो एपीएफसी का टॉपिक सिलेबस था, वही इन दोनों एग्जाम्स के लिए लागू कर दिया है। मतलब इस बार सिलेबस भी आपका कॉमन होगा, एग्जाम्स दोनों के लिए कॉमन होंगे। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है, एक सिंगल माइंडेड करनी है, और आप अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एपीएफसी मिल सकता है, और आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो होता है तो आपको ईओईओ भी मिल सकता है। मतलब आप एक ही एग्जाम से आपके जो सक्सेस के चांसेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। वरना अगर मान लो अगर आप अलग अलग एग्जाम देते हैं, और हो सकता है कि आपका एपीएफसी का पेपर थोड़ा एवरेज गया है और ईओयू का बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, तो एपीएफसी में एवरेज के चक्कर में आप बाहर हो जाते हैं क्योंकि आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, वहाँ कट ऑफ आई जा रही है। और ईओयू में आपका पेपर ही अच्छा नहीं गया है, तो आप दोनों जगह से रह गए। अगर मान लो इस पेपर के अंदर आप एवरेज भी परफॉर्म करते हो, तो माना आपको एपीएफसी शायद ना मिले, लेकिन आपको ईओयू मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उस चीज में पैटर्न कैसे रहने वाला है और यूपीएससी क्या क्या चीजें या क्या रूल्स अप्लाई करने वाली है, वो अभी तक यूपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन अजम्पशंस यही लेके चलते हैं, जो बाकी एग्जाम्स में होता है वो सिमिलर चीज इस एग्जाम में भी होगी। बात करते हैं सिलेबस की। सेम एपीएफसी वाला सिलेबस है प्रीवियस ईयर का। आप जो इसीलिए बोला था कि आपको एपीएफसी के पेपर को बेस बनाना है, ना कि ईओयू के पेपर को, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो गया है इस बार। एपीएफसी लेवल का सिलेबस ईओयू के लिए भी अप्लाई हो गया है। तो फर्स्ट बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। बहुत बेसिक इंग्लिश आती है। अगर आप एसएससी वाले हैं तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे, या आप अगर कोई बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जनरल इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और जो यूपीएससी वाले भी हैं, तो उनके लिए भी जो सीसेट लेवल की इंग्लिश आती है, या जो बेसिक एकदम इंग्लिश आती है जो 10th लेवल तक की, वो इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर हाँ, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपका इंग्लिश अच्छा खासा कमांड है, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं लेकिन आपके पास कमांड नहीं है इतना अच्छा, तो आप ऑनलाइन आपको एसएससी के या बैंकिंग के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, एक बार जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो 20 नंबर मिलेंगे, जनरल इंग्लिश का फिक्स मार्किंग होता है 20 मार्क्स का, वो 20 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये 20 मार्क्स आप मिस नहीं कर सकते अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। अगर कोई यूपीएससी वाला है और उसको नहीं आती है, तो वो रिवाइज कर ले किसी भी वीडियो से। और एसएससी वालों को और बैंकिंग वालों को मैं ऑब्वियसली अज्यूम कर रहा है कि उनको आती होगी, तो वो अगर अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करें, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सारे एग्जाम्स में है लेकिन हिंदी मीडियम का है और उसका वीक है, तो उसको जो प्रॉपर बुक्स अवेलेबल है, आप कोई भी एसएससी के लिए बुक्स उठा सकते हो, कोई भी बैंकिंग के लिए बुक उठा सकते हो, जो भी अच्छी इंग्लिश की बुक आपको लगे और आपको लगे कि वो समझ में आ सकती है, शॉर्ट हो, ज्यादा बड़ी नहीं हो, या फिर आप बुक्स ना उठा के सीधा का सीधा आप लेक्चर्स देख सकते हैं। और साथ में जो यूपी एसएससी के पेपर्स आते हैं, यूपीएससी में इंग्लिश के अलग अलग एग्जाम्स में जहाँ पे इंग्लिश यूज होती है, उसके पेपर्स है, या ईपीएफसी ईओयू के पेपर्स है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या एसएससी की जो वर्कबुक्स आती है, बैंकिंग की वर्कबुक आती है, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप प्रिपेयर करें। यूपीएससी वाले भी या इंग्लिश मीडियम वाले भी जो व्यक्ति है, वो भी इंश्योर करें कि एक बार आप रिवाइज कर ले सारे कॉन्सेप्ट्स को। कई बार क्या होता है कि हम इतना रेगुलरली यूज कर रहे हैं उन चीजों को, हम उसकी ग्रामेटिकल पार्ट को मिस कर जाते हैं, क्योंकि कैजुअल लैंग्वेज में उसका इतना रिलेवेंस रह नहीं जाता है। तो आप एक बार वो रिवाइज कर ले, क्योंकि ये 20 मार्क्स सबसे इजी मार्क्स है जो हर इंसान अचीव कर सकता है। 18 टू 20 मार्क्स, 20 में से 18 नंबर लाना या 15 तो मिनिमम लाना हर किसी के लिए आसान है। 15 क्वेश्चन सही करना, नंबर तो अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन द पेपर। फिर है नेक्स्ट, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। देखिए, मैं जितनी भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ या सोर्सेज बता रहा हूँ, मैं अलग अलग लेवल के लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ। इतने दिनों में मुझे जितना समझ में आया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपीएससी वाले हैं, किसी का मेंस ऑलरेडी ड्यू है और किसी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत टाइम पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं,
लेकिन और प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इस एग्ज़ाम को दें और एक अपने लिए गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करें। तो उसके लिए भी एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। अब वर्किंग के लिए अलग, यूपीएससी वाले के लिए एक, एस्पिरेंट्स के लिए अलग, फुल टाइम वाले के लिए, और एसएससी बैंकिंग फुल टाइम वाले के लिए अलग। देखो, कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट्स। कल्चर हेरिटेज की बात करें तो कल्चर में आ जाता है आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज में एंशिएंट मिडिवल, और फ्रीडम मूवमेंट्स में मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाती है। अगर आप रेगुलर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अपन बात करते हैं हिस्ट्री की। आप रेगुलर वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपको क्या करना है, आप अपनी स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू रखें। ऑब्वियसली आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे होंगे या कोई भी सोर्सेज से पढ़ रहे होंगे, वो कंटिन्यू रखिए। साथ में आप पीवाईक्यूज जो अपने यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अभी रिसेंट में यूपीएससी ने कोई ट्रेंड बदला है, तो वो चीज़ें पीवाईक्यूज ऐसे हैं जिसमें कोई टॉपिक आपके स्पेक्ट्रम में कवर्ड नहीं है, तो वो आप जो भी सोर्सेज अभी चल रहे होंगे मार्केट में, आप उसमें से देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट है जो जिसकी इच्छा नहीं है कि मैं अब स्पेक्ट्रम पे ध्यान दूं, मेरे को अच्छी खासी हिस्ट्री आती है और मैं इतना ध्यान नहीं देना चाहता, तो वो रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं या शॉर्ट रीडिंग के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के नोट्स आते हैं, स्पेक्ट्रम के नोट्स बने हुए आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ओनली आईएएस के या फिजिक्स वाला है, मतलब वही जो ओनली आईएएस फिजिक्स वाला है, या बायजूस, या इनके किसी के नोट्स अवेलेबल होंगे आपको मार्केट के अंदर में। तो आप या शायद मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, शायद एल से कुछ लेवल अप या कुछ था, ऐसी कोई आईसीएस के नाम है, वैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो नोट्स देख लें, साथ में अपना पीवाईक्यू कर लें, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। सेकेंडली, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है लेकिन एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट है, मतलब अब अपने सर्विसेज में लग चुके हैं या प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे हैं, यूपीएससी छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आपका बहुत टाइम हो चुका है हिस्ट्री को पढ़े हुए, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो आप स्पेक्ट्रम से शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे चीज़ें तो याद है, स्टोरी पूरी पता है, लेकिन मुझे बस रिवाइज करना है, तो आप नोट्स लें और नोट्स जो मैंने ऊपर वाली नोट्स बताए, उन नोट्स को रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स, प्लस पीवाईक्यू। ठीक है। और बाकी स्पेक्ट्रम में बोल रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के केस में, और जो बाकी वाली जो जैसे एंशियंट है तो उसमें नितिन सिंघानिया आप पढ़ लें जो रेगुलर वाले हैं, और उसके साथ में एंशियंट मेडिवल में एनसीईआरटीज पढ़ लें। ये सिमिलर सिमिलर रहेगा कि एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी। और अगर कोई भी नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ना चाहता कि एंशियंट मेडिवल इतना रेलेवेंस नहीं है कि हम एनसीईआरटीज कौन पढ़ेगा इतना सारा, तो सिमिलरली जो ये नोट्स है, एंशियंट के नोट्स मिल जाएंगे आपको, मेडिवल के मिल जाएंगे, कल्चर के मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। आप रिवाइज करिए और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। आपको लगता है कोई टॉपिक आपको अच्छे अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उसको एक बार जाके स्पेसिफिक बुक से देख लीजिए, नहीं तो आप नोट से भी अपना काम चला सकते हैं। आपको मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करना है, और इंश्योर करना है कि आपको हर चीज थोड़ा उसका आइडिया हो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। आपको रिटर्न अपना मेंस नहीं लिखना है, तो आपको नोट से भी काम चल जाएगा, बस आपको रिवाइज करना है चीजों को, आपको एक बार फैक्ट्स याद आ जाने चाहिए। फिर बात आती है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए या बैंकिंग वालों के लिए। अभी मैं बैंकिंग वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग के लिए सारी चीजें उनको वापस पढ़नी पड़ेगी। बैंकिंग वाले जो भी सोर्सेज हैं उसका ध्यान दे दें, वो उनको वहां से पढ़नी है। अगर आप एकदम नए हो, आपने जीएस नहीं पढ़ी, आप स्पेक्ट्रम से शुरू करोगे, और आप पुराने हो, आपने पढ़ी हुई है, तो आप भी नोट्स देख सकते हो। एसएससी वालों के लिए है, एसएससी वाले जनरली जीएस पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, सब चीज़ें आपने भी पढ़ रखी होती हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके सोर्सेज है उसको कंटिन्यू करो, और आपको लग रहा है कि मेरे सोर्सेज इतने सफिशिएंट नहीं है, तो आप भी अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेवल के हिसाब से स्पेक्ट्रम या नोट्स चूज कर सकते हो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। और साथ में आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखने हैं, क्योंकि जो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो यूपीएससी लेवल के आने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी में या यूपीएससी अदर अदर एग्जाम्स करवाती है, सीडीएस वगैरह के जो भी एग्जाम्स हैं, उनके पीवाईक्यूज जो है वो आप एक बार अच्छे से देख लें। अब आगे हिस्ट्री की बात, सेम आप नितिन सिंघानिया भी देख सकते हैं और एनसीईआरटीज भी देख सकते हैं, एसएससी वाले भी, सब लोग। इसके साथ में सब लोगों को एक चीज काम करनी है, एक बुक आती है घटना चक्र। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये उनके लिए जिसके पास समय, जो स्पेक्ट्रम कर चुका है या नोट्स कर चुका है, जो पीवाईक्यूज कर चुका है, लेकिन वो चाहता है कि मैं हिस्ट्री पे अपनी 100% कमांड स्टेब्लिश कर दूं, क्योंकि हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम के अंदर में। तो एक बुक आती है घटना चक्र, अगर किसी ने सुना है तो अच्छी बात, नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, अमेजोन पे मिल जाएगी, ऑफलाइन मार्केट्स में भी मिल जाएगी।
घटना चक्र स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज आती है। उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, या अलग अलग जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है, उनके एग्जाम्स के अंदर में टॉपिक वाइज दे रखा होता है कि उस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो अगर आप घटना चक्र कर लेते हो ना, तो आप 95% केसेस में आप उस सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन जितने पूछे जा चुके हैं सब कवर कर लोगे, क्योंकि ईपीएफ और एपीएफसी एक रेगुलर एग्जाम नहीं है। तो इसके जो एग्जामिनर्स होंगे, क्वेश्चन मेकर्स होंगे, वो शायद रेफरेंस लेके कहीं से क्वेश्चंस बनाएं। तो आप उस केस के अंदर आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी कि आप एग्जाम क्लियर करो। अगर आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपके लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घटना चक्र आपको पॉलिटी की भी मिलेगी। अभी अपन पॉलिटी की बात करेंगे तो आपको पॉलिटी के लिए भी सेम करना है, हिस्ट्री के लिए भी सेम करना है। इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े स्टैटिक आते हैं। तो इन दोनों के केस में आप घटना चक्र को आराम से रेफर कर सकते हो, और जितने भी स्टेट पीसीएस है उनके एमसीक्यू सॉल्व करो। दिन में आप 4-4, 5-5 चैप्टर आराम से कर सकते हो, और एट दी एंड आपने अच्छे खासे कवर कर लिए होगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है सिलेबस के अंदर में, डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। इसके लिए मेरा सिंपल आपको गाइडेंस रहेगा, इंडियन इकोनॉमी बहुत वाइड है और बहुत नैरो भी है। अगर आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता भी नहीं है, तो पहले तो आप जाके इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट समझिए। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, कैसे जीडीपी या इन्फ्लेशन होते हैं, जीडीपी चेंजेस कैसे होते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या हो रहा है, मतलब सारी बेसिक कर्व्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आप इसके लिए चाहो तो यूपीएससी लेक्चर्स देख सकते हो, या आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। ठीक है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो आप ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी जो भी पसंद आए उसका देखो। एनसीईआरटीज देखो, या रमेश सिंह, या ठीक है, रमेश सिंह की बुक आती है शायद से, एक विवेक शायद से कोई बुक भी आती है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप वो देखो और बेसिक्स क्लियर करो पहले। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप नए व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीजें करने में आपको बहुत समय लग जाएगा एनसीईआरटी के लिए। आप सबसे बढ़िया तरीका है कि यूपीएससी के लिए, आप एसएससी के लिए भी नोट्स मिलते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए भी बहुत सारी कोचिंग्स नोट्स निकालती है। उसके अंदर आपको बेसिक जो शॉर्ट नोट्स होते हैं 50 पेज 100 पेज के अंदर, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट्स को आप समझो, नहीं समझ में आए तो इंटरनेट पे या फिर वीडियोस देख देख के उन कॉन्सेप्ट्स को समझो। साथ में आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे, सबके लिए कॉमन है, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे एक्स हो या एसएससी एस्पिरेंट्स हो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो समरी मिलती है आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालती है, विजन के समरी मिल जाएगी या बाकी इंस्टीट्यूट्स की मिल जाएगी, वो समरी लो और उसको अच्छे से पढ़ लो। और प्लस लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, और प्लस सोशल सिक्योरिटी वाली जो स्कीम्स है, वो तो आप अच्छे से देख ही लो। सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम सोशल सिक्योरिटी में तो कवर्ड होती है, प्लस नहीं भी आप इकोनॉमी में भी जो रिसेंट में या प्रीवियसली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी जो स्कीम्स है, आयुष्मान भारत वगैरह, सारी स्कीम्स को अच्छे से कवर कर लो। तो ये मेजर मेजर आपका इंडियन इकोनॉमी कवर हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में कोई खास मेजर चेंजेस आए नहीं है, जो स्टैटिक में चीजें हैं वही अभी चल रही है। यूपीआई आया हुआ है, या आरबीआई में इन्फ्लेशन रेट कैसे चेंज होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, वो सब चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक में मिल जाएगा। और प्रेजेंट के लिए आप लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है वो आप देख लो, इको सर्वे प्लस बजट। इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको समरी देखनी है, पूरा बजट नहीं देखनी है। आपको वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट का समरीज मिल जाएगी, विजन की साइट पे अवेलेबल है फ्री। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको होंगे, अज्यूम कर रहा हूँ, बैंकिंग वालों के लिए ऑब्वियसली होंगे, और जो यूपीएससी पढ़ रहे हैं उनके भी होंगे। तो उनके लिए इतना है, अगर उन्होंने रिसेंट में अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट नहीं देखा तो एक बार उसको देख ले, और साथ में जो स्कीम्स है वो भी एक बार कवर कर लें। लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है या जो फ्लैगशिप स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनको एक बार सारी देख लें। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स पॉलिटी। पॉलिटिकल सिंपल, बहुत बढ़िया सोर्स क्या है? पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? लक्ष्मीकांत। इससे बढ़िया कोई सोर्स है ही नहीं पॉलिटी के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप पॉलिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मीकांत को रेफर करना ही पड़ेगा। सेकंड, लक्ष्मीकांत उन सबके लिए है जिनके पास समय है,
ठीक है? और जो एकदम नए हैं, जिसके पास समय है, जो एकदम नए हैं, वो लक्ष्मीकांत को देखेंगे। अब जो पुराने खिलाड़ी हैं, चाहे यूपीएससी के पुराने खिलाड़ी हो, मतलब वो पढ़ चुके हैं लक्ष्मीकांत को कई बार, ठीक है? यूपीएससी प्लेयर्स, या फिर चाहे वो एसएससी के खिलाड़ी हो, जो एसएससी की पढ़ाई कर चुके हैं और जिनको पॉलिटी अच्छे से आती है, और चाहे एक्स यूपीएससी वाले हो, जो अभी तक जॉब कर रहे हैं या किसी और तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, तो लक्ष्मीकांत को अभी अवॉइड करो, क्योंकि वो अच्छा खासा आपका समय ले लेगी। इसकी जगह आप सिमिलरली जो नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, लक्ष्मीकांत की समरी आपको मिल जाएगी। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने समरी निकाली हुई है। आप समरी देखो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, आपको सिर्फ फैक्ट याद रखना है। आपको नहीं लिखना है कि प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, कैसे होगा, एआरसी की रिकमेंडेशंस क्या है, आपको नहीं मतलब है उस सब चीज़ों से। आपको सिर्फ मतलब है फैक्ट से, और फैक्ट में भी ज़्यादातर नंबर वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, कौन क्या कैसे अपॉइंट होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो आप नोट्स में किसी के भी नोट्स ले लो, साथ में यूपीएससी के पीवाईक्यू, सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे एसएससी वाले हो, बैंक वाले हो, आपको यूपीएससी की पीवाईक्यूज करने ही है हर एक सब्जेक्ट के लिए। जो जीएस वाले सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको यूपीएससी की पीवाईक्यूज करने ही है, नेसेसरी है। और साथ में आप, समय है आपके पास में, तो आजकल पॉलिटी एमसीक्यू की बहुत बुक्स आती है, वो देख सकते हो, नहीं तो घटना चक्र सबसे बढ़िया है। जो इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो आप देख लो, बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे आप। 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। आपको कोई इसका एनालिसिस नहीं करना है, सॉल्व करते जाना है, कुछ चीज गलत लगे तो उसको एक बार वापस पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपना होता है पॉलिटी कंप्लीट। पॉलिटी के लिए सफिशिएंट इतनी चीजें, और साथ में एक चीज इंश्योर करते हैं ना, कि जो भी एसएससी वाले प्लेयर्स हैं, वो जब भी यूपीएससी पीवाईक्यू को एनालिसिस करे, तो देखेंगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी खुद को एक बार प्रिपेयर कर लें। जो यूपीएससी वाले वो तो प्रिपेयर्ड है, और जो एक्स यूपीएससी है उनको भी एक बार देखना पड़ेगा कि जो आप जब 2 साल 2022 या 21 या 23 जो उससे पहले जब एग्जाम दे रहे थे, अब वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। अब बहुत चीजें डिफिकल्ट हो गई है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। तो हो सकता है कि यूपीएससी सेम तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करें, तो आप उन सब तरीकों से भी वाकिफ रहें। पॉलिटी हो गई, अब नेक्स्ट चलते हैं हम जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सबसे पहले जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी बेसिक चीजें होती हैं साइंस से रिलेटेड, वो सारी आएगी। आईटी से रिलेटेड या कोई नई इनोवेशन आया, वो सब चीजें भी इसमें बेसिक कवर्ड होगी, और ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाता है, नई चीजें इतनी नहीं पूछी जाती है। जनरल साइंस के लिए आप क्या रेफर कर सकते हैं? अलग अलग लोगों के लिए, जो एसएससी वाले हैं उनको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को अच्छे से पढ़ के बैठे होंगे। उनके साइंस उनका कोर सब्जेक्ट है, वो साइंस पढ़ के बैठे होंगे, तो उनको रेफर करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी वाले जो भी हैं, चाहे एक्स हो या प्रेजेंट वाले हो, हम साइंस को इतना ध्यान नहीं देते। हमारा मेन पर्पस यूपीएससी वाले के जिसका भी होगा, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम साइंस के जो न्यू करंट अफेयर्स वाले जो टॉपिक्स है उस पर ज्यादा ध्यान दें। स्टैटिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। तो यूपीएससी वालों के लिए है कि आपके पास समय नहीं है, आप एक बार लूसेंट को देख ले, प्लस बहुत सारे जो एसएससी वाले टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, आप उनके लेक्चर्स एक बार देख लें, आपको पूरा मिल जाएगा। कंप्लीट फिजिक्स इन वन लेक्चर, कंप्लीट बायोलॉजी इन वन लेक्चर, या ऐसा कंप्लीट केमिस्ट्री इन वन लेक्चर, ऐसा सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स देख ले, 3-3 4-4 घंटे का एक लेक्चर होगा मैक्सिमम। आप 3 सब्जेक्ट है, 8-9-10 घंटे में आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। मेजोरिटी चीजें आपको आती होगी, पता होगा, आप स्टूडेंट रहे साइंस के, स्कूल में जितनी चीजें पढ़ी वही पूछने वाले हैं, बस एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको लेक्चर्स देखने हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। और उसके साथ में आपको एमसीक्यूज कर लेना है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जो भी बोलो। आप एसएससी के एग्जाम के देख सकते हो, यूपीएससी में अगर जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ रखे हैं, यूपीएससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसके देख सकते हो। ईपीएफओ एपीएफसी के देख सकते हो। एपीएफओ एपीएफसी में इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं, क्योंकि पेपर ही बहुत लिमिटेड हुआ है। तो बाकी एग्जाम्स के देख सकते हो। अगर नहीं भी देखते हो तो यहाँ चलेगा, क्योंकि इतना वाइड साइंस है, आप कहाँ तक देखते फिरोगे। लेकिन आप ये दो चीजें तो कर ही लो, एक लूसेंट पढ़ लो और एक लेक्चर्स पढ़ लो, जो भी यूपीएससी वाले एक्स वाले हैं या फिर यूपीएससी वाले हैं। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जो जनरली पढ़ाई कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए अलग चीज है। वो चाहे तो कोई कोई अच्छी बुक देख के, या शायद एसएससी वगैरह की कोई अच्छी बुक आती है तो वो देख के रेफर कर सकता है, वीडियो लेक्चर देख सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जितने क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस ईपीएफओ में आ रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो 100% किसी को कंफर्म करता हूँ
इसलिए बेस्ट इसका तरीका यही है कि आप जहाँ से आपको लग रहा है कि 10 में से मेरे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप वहाँ से कर लीजिए। उसके ऊपर जो 1-2 क्वेश्चन्स होंगे वो अब शायद आप कॉमन सेंस से भी कर लेंगे और 1-2 क्वेश्चन अगर छूट भी जाते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट भी आपको देखना है। आप ऐसे सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जो इतना रेलेवेंट नहीं है। आप बाकी जगहों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो वहाँ पे नंबर आने की संभावना ज़्यादा है। कंप्यूटर इतना वाइड चीज़ है कि आप सब पढ़ लेंगे तो भी कम पड़ जाएगा और कितनी भी चीज़ें रेफ़र कर लें, वो कभी कवर नहीं कर पाएँगे। सबसे बेस्ट तरीका है आप एक सोर्स लें जो आपको सफिशिएंट लगता है, साथ में उसके अगर कोई पीवाईक्यूज़ वगैरह लग रहे हैं, आपको कहीं से मिल रहे हैं, तो वो आप कर लें, बाकी 10 इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर के लिए। अब आज की तारीख में हर इंसान टेक से वाकिफ़ है, तो बेसिक चीज़ें वो कर ही लेगा और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है, वो आप वहाँ से पढ़ लें। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। एसएससी वालों के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो इट्स नो फॉर एसएससी, उनको आता है। जो यूपीएससी वाले हैं और जिसका सीसेट स्ट्रॉन्ग है, वो भी आराम से कर लेगा, ठीक है? यूपीएससी सीसेट वाले जो भी हैं, स्ट्रॉन्ग वाले हैं या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो ईज़िली कर लेंगे। जो आपने अभी तक किया है, आप रिवाइज़ कर लो। और मान लो कि आप नहीं भी है सीसेट स्ट्रॉन्ग या आपको रिविज़न की ज़रूरत है, सबसे बेस्ट तरीका इसका है कि आप जाइए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाइए, एसएससी के हज़ारों टीचर्स हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज़ डाल रखे हैं, ठीक है? आप उन वीडियोज़ को देखिए, आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियोज़ देखने हैं टीचर्स के, जो भी एक टीचर आप पकड़ लो जो आपको सही लगे, आप उसके मैथमेटिक्स के देख लो, एक दूसरा टीचर पकड़ लो जो रीज़निंग के देख लो और स्टैटिस्टिक्स के आपको मिल जाएँगे, वो भी वीडियोज़। स्टैटिस्टिक्स एसएससी में कवर्ड नहीं होता है जनरली, लेकिन आपको वो 11th-12th के जो वीडियोज़ हैं, वो आपको मिल जाएँगे और 11th-12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं, वहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कवर कर लो ईज़िली, ठीक है? और मेरे पास भी जो अगर कोई रिसोर्सेज़ होगा स्टैटिस्टिक्स का, अच्छे नोट्स हैं, तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगा इफ पॉसिबल अगर कुछ बना पाए, तो वो भी हम आपको एडिशनली शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप जॉइन कर सकते हैं। अब बात है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, यूट्यूब वीडियो से आप कवर कीजिए, प्लस आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज यूपीएससी के या फिर एसएससी के, जो भी एक टॉपिक आपने पढ़ा उसके 30-40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट, ठीक है? 8-10 टॉपिक है, 30-40 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप यूपीएससी के कर लो, चाहे एसएससी के कर लो। पर्पस ये है कि आपका क्वेश्चन या टॉपिक जो है वो पूरा होना चाहिए। तो वो मैथ्स रीजनिंग में वो कर लो, स्टैटिस्टिक्स में आप सिर्फ पढ़ के चले जाओ, उसमें मीन मीडियन मोड और ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। सबने एक बार ये सब चीज़ें पढ़ी हुई, हर एक इंसान ने, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स से हो, सबने ये मीन मीडियन मोड पढ़ा हुआ है, 10th तक या 12th तक आपने पढ़ा ही होगा कहीं न कहीं। तो वहाँ से आपकी चीज़ें वो कवर हो जाएगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स और इसका इतना रेलेवेंस भी नहीं है, तो 1-2 सवाल आते हैं, तो उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब आता है सबसे मेन टॉपिक्स, जो इस एग्ज़ाम की जान है और जो इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि हर इंसान जनरल इंग्लिश में मोटा-मोटी सेम परफ़ॉर्म कर लेगा, कोई 15 लाएगा तो कोई 18 ले आएगा और कोई 13 ले आएगा। लेकिन मोटा-मोटी परफ़ॉर्मेंस सेम रहने वाली है, एवरेज 15 टू 16 मार्क्स रहने वाली है। कितना भी अच्छा हो, उससे भी 2-4 गलतियाँ हो ही जाती हैं। हिस्ट्री चाहे एसएससी वाला हो, चाहे यूपीएससी वाला हो या एक्स यूपीएससी हो, सबकी सेम है, स्टैंडर्ड होगा। एक आध क्वेश्चन ऊपर-नीचे। पॉलिटी में भी सेम चीज़ रहेगी। इकोनॉमी में भी सेम चीज़ रहने वाली है। जनरल साइंस में भी सेम चीज़ रहेगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी सेम चीज़ रहने वाली है। मैथ्स, रीज़निंग है, तो उसमें शायद एसएससी वाले थोड़ी-सी आगे बढ़त निकाल लेंगे। तो वही बात है कि जो क्वेश्चन आएँगे, उनके अप्रोचिंग के तरीके में अगर यूपीएससी लेवल के जो न्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें यूपीएससी वाले थोड़े-से आगे निकल जाएँगे। लेकिन ओवरऑल बैलेंस सेम ही रहने वाला है। लेकिन जो ये नया सेक्शन है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज़, सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़े हैं। मतलब लेबर लॉज़ इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जाए और उसके साथ में इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगा। मतलब इतने बड़े लेबर लॉज़ हैं और इतना कंटेंट उसका अगर ऑफ़िशियल जगह से आप पढ़ते तो अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि सारे ऑफ़िशियल सब्जेक्ट्स या ऑफ़िशियल कंटेंट तो अवेलेबल है। आप बेरेक्स पढ़ सकते हो लेबर लॉज़ के लिए, आईआर के लिए हेवी-हेवी नोट्स पढ़ सकते हो, जो शायद पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के आते हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए ऐसे ही कोई इग्नू के या बहुत बड़े-बड़े नोट्स पढ़ सकते हो। अकाउंटेंसी के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो, ऑडिटिंग के लिए फिर वही
ग्रेजुएशन लेवल के नोट्स, और इंश्योरेंस के लिए आप, जो बैंकिंग वाले हैं वो जानते हैं, इंश्योरेंस के लिए आप इंश्योरेंस छोटा सा टॉपिक है तो उसके लिए आप कोई नोट्स वगैरह पढ़ सकते हो। लेकिन जो ये मेन ये 5 टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट, और इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अच्छे नोट्स कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं पे लेबर लॉज मिल भी जाएंगे आपको, तो उसकी क्वालिटी अप टू द पार नहीं होगी, फैक्ट्स डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स होंगे, बेयर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है और इस नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, या रिडंडेंट फैक्ट्स होंगे, बहुत पुराने नोट्स बने हुए हैं, कोई उसका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है और ऑर्गेनाइज नहीं है। इतने बड़े नोट्स होते हैं कई बार कि एक्ट 100 पेज की एक्ट है और नोट्स बना रखे हैं उन्होंने 80 या 90 पेज के नोट्स बना रखे होते हैं। तो एक इंसान के लिए वो इंश्योर करना मतलब उसको कवर करना पॉसिबल नहीं है। 17 टू 18 एक्ट्स ऐसे हैं जो आपको सीधे पूछे जाते हैं, मतलब उनको तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस ईपीएफओ एग्जाम में 17 से 18 एक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पूछे ही जाने हैं, उनमें से हर साल क्वेश्चन आता है, किसी से एक आएगा, किसी से दो आएगा, अलग अलग या मिक्स करके 2 एक्ट का एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो वो 17 से 18 एक्ट है और एवरेज किसी में 100 पेज है, किसी में कितने पेज है, आप मान लो कि 1500 14,000 से 1500 पेजेस की तो एक्ट है सिर्फ। फिर सोशल सिक्योरिटी का अलग मटेरियल, इंडस्ट्रियल रिलेशन का अलग मटेरियल, अकाउंटेंसी की बहुत 11 12 की पूरी एनसीईआरटी आपको मिनिमम पढ़नी पड़ेगी, ऑडिटिंग पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा अलग बॉल गेम है। तो ये सारी चीजें एक जगह पे मिलना मुश्किल, और इसके लिए मैं आपके लिए कोई रिसोर्सेज भी नहीं एक सजेस्ट कर सकता कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए वो सब कुछ होगा। इसलिए इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स क्यूरेट किया। इसका मेन पर्पस यही था कि जो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जो ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको कैटर करें, हम उनके अच्छे नोट्स प्रोवाइड करें, उनके अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करें और कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको प्रोवाइड करें। इतना भी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और ऐसा कंटेंट भी नहीं जो रिडंडेंट हो चुका है, या कोई 2021 का कोई लेक्चर है हम वो बेच रहे हैं, या फिर कोई जो नोट्स है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, जो एक्ट को उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा जो हटा दिया और आपको वो नोट्स ही भेज दिए। तो अब आपको उस नोट्स के बैठ के अलग से नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। तो जो आपका टाइम बचाने के लिए, आपके एफर्ट्स बचाने के लिए, और सारी चीजें आपको समझ में आए और आप उसको याद करके एग्जाम में यूज कर पाए, उस पर्पज से हमने उस नोट्स को क्रिएट किया है। और सिमिलरली हम लेक्चर्स को क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये सारा कंटेंट आपके लिए इजीली भी एक्सेसिबल हो। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा जो हमारा एक्सेस रहेगा वो टेलीग्राम के ऊपर ही रहने वाला है बैच का। आपको लेक्चर्स मिलेंगे जो आप फ्लेक्सिबली अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, जो लेक्चर्स में नोट्स यूज होंगे वही नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप एक बार तो उस नोट्स को देखते हुए याद कर रहे हैं, दूसरा सुन के याद कर रहे हैं, और तीसरा जब आप रिवाइज करेंगे उन नोट्स को वापस प्रिंट निकाल के या अपने आईपैड में यूज पढ़ेंगे, तो आपका थर्ड रिवीजन एक बार पढ़ने के साथ ही हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपको पढ़ाया अलग तरीके से जाता है और नोट्स कुछ अलग तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है सिंक नहीं बैठ पाता हमारी चीजों को लेके। लेकिन अगर आप सेम नोट्स सुनते हुए वही चीज सुन रहे हैं, देख भी वही रहे हैं और बाद में उसको रिवाइज भी उसी को कर रहे हैं, तो आपका 3 बार तो रिवीजन वही हो जाएगा, और आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप इस चीज को जल्दी कवर कर पाओ और बाकी चीजों पे भी अच्छे से फोकस कर पाओ। वरना मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो यूपीएससी या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बोलेंगे साहब ये तो हमको आता है, इतना तो हमने किया हुआ है, हम इस पे फोकस कर लेते हैं। अब अगले 4 महीने क्या होने वाला है, जो जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है या जो कोई और एग्जाम नहीं दे रहे हैं, फ्री हैं, तो वो अभी 4 महीने इस पे लगाएंगे। अब 4 महीने में वो क्या करेंगे, लेबर लॉस के लिए वो बेयर एक्ट डाउनलोड करेंगे, ठीक है, या तो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेंगे या बेरेक्ट करेंगे, दोनों ही सेम है, क्योंकि कोचिंग के नोट्स इतने बल्कि है वो बेरेक्ट से भी कम नहीं है। सोशल सिक्योरिटी के लिए इधर उधर से नोट्स ढूंढेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए इग्नू के नोट्स ले लेंगे या शायद किसी कॉलेज के नोट्स ले लेंगे, अकाउंटेंसी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ेंगे पूरी की पूरी, ऑडिटिंग के लिए वो अलग सोर्सेज ढूंढेंगे, इंश्योरेंस के लिए अलग जाएंगे। अब इससे होना क्या है, आपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट था, ये वाला पार्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग था, आपने उसको साइड किया कि नहीं ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा। दूसरा, आपने इस पे सर खपाया क्योंकि आपको पता नहीं था इसको पढ़ना कहाँ से। आपने सारी कोशिश की, आप चाहते थे कि मैं पढ़ूं, अच्छा बेस्ट करूं, मेरी सारी परफॉर्मेंस इस पे लगा दूं, लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि आपको नहीं पता कि स्पेसिफिक सोर्सेज कहाँ से लेने हैं, कैसे उन एक्ट का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उन एक्ट्स को समझना है। एक्ट को समझना एक अलग बॉल गेम है, क्योंकि अगर एक्ट समझना इतना आसान होता तो हमारे
कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई लॉयर्स की इज्जत नहीं होती, कोई चार्टेड अकाउंटेंट्स की इज्जत नहीं होती, या फिर बाकी बहुत सारे जॉब्स जो हैं, आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने वाले हैं, आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बनेंगे, आप एपीएफसी बनेंगे, तो भी आप वो कैपेबल इंसान होंगे जो उन स्पेसिफिक लॉज को समझ पाए। आप ईपीएफओ होंगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक लॉज को समझना है, अकाउंटिंग वाला तो उसको कुछ स्पेसिफिक लॉज को समझना है, और आप यहाँ पे 4 महीने में एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे कि मैं सारे लॉज को समझ लूँ। आप कर पाएँगे, मैं नहीं बोलता कर पाएँगे, लेकिन आप सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कर पाएँगे। आप हिस्ट्री भी नहीं कर पा सकते या पॉलिटी, इकोनॉमी सब साथ में लेके नहीं चल सकते। आपकी एक लिमिटेशन है। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको ये वाला पोर्शन करवाएँ, और आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है, जीएस पे फोकस करें, मैथ्स, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, उस पे फोकस करें, या उनमें से कोई वीक पार्ट है तो उसमें से फोकस करें। इनमें से आपका जो भी स्ट्रॉन्ग और वीक पार्ट है, उस पे आप फोकस करते रहिए। इनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दिए। जो भी ग्रीन पोर्शन में चीज़ें हैं, उनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर, जो भी येलो में है, वो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर। वो अगर कोर्स जॉइन करना है, आपको लिंक टेलीग्राम में मिलेगा। इवन इफ यू डोंट वांट टू जॉइन द कोर्स, आपको चाहिए कि मैं खुद से करूँ, तो भी मैं आपको सोर्सेज़ बता देता हूँ। आप वहाँ से कोशिश कर सकते हैं, और आप किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई भी सोर्स आपको नहीं मिल पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप फ्री हैं, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आईआर के लिए आपको इग्नू का मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो किसी कॉलेज का अगर आपको कोई मटेरियल मिल जाए तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर जो कॉमर्स, अगर यूपीएससी में कोई कॉमर्स ऑप्शनल का व्यक्ति है तो उसको भी आईआर होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा, उसका मटेरियल मिल जाएगा। एक प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट है तो उसकी एक हैवी बुक होगी, जो पॉसिबल नहीं होगा शायद आपके लिए करने के लिए, बट अगर वो मिल जाए आपको तो उसके कोई नोट्स वगैरह हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर है लेबर लॉस। लेबर लॉ के लिए सबसे अच्छा तरीका है बेयर एक्ट्स। मैं बोलूंगा कि अनटिल एंड अनलेस आप उस कोचिंग के नोट्स को रेफर ना करें, जब तक वो अपडेटेड और अच्छे तरीके से नहीं हो। अगर वो एक्ट 100 पेज का है और नोट्स 80 पेज के हैं, तो अब मैं बोलूंगा आप एक्ट ही पढ़ लो। हाँ, अगर कोई नोट्स अच्छे हैं, आप रेफर कर सकते हैं, तो आप उनको कीजिए। शॉर्ट नोट्स हैं जो अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं, उनकी एक बात समझ में आ रही है, तो आप उस नोट्स को रेफर कीजिए। नहीं है तो आप बेयर एक्ट को ही रेफर कीजिए, क्योंकि वही ऑथेंटिक सोर्स है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा और वहीं से आप आंसर कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं मिलेंगे, आप हाईएस्ट स्कीम्स देख सकते हैं, सरकार की स्कीम्स हैं वो देख सकते हैं। बाकी मेरे ज्ञान में नहीं है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक नोट्स मैं आपको रेफर कर दूं कि जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। कोई बुक या ऐसा कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है। अकाउंटेंसी के लिए आप एनसीईआरटीज रेफर कीजिए, 11th और 12th की एनसीईआरटीज मिल जाएंगी। ऑडिटिंग के लिए सिमिलरली आप इग्नू रेफर कर सकते हैं, इग्नू के नोट्स मिलेंगे, या कोई कॉलेज के नोट्स मिलेंगे। और अगर किसी का फ्रेंड सीए है तो उसके सीए के कोई नोट्स वोट्स मिल जाए, उसमें से आप कुछ चीज़ें पढ़ लें। और इंश्योरेंस के लिए आपको जो बैंक वाले हैं, बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, उसमें से किसी भी कोचिंग के इंश्योरेंस के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। वो इजी इंश्योरेंस इजीली अवेलेबल है। लेकिन ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, लेकिन उसको इतने कम समय के अंदर कर पाना मुश्किल है। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, और उन उन वीकनेसेस पे फोकस कीजिए जो खुद से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है कि आप कवर कर सकते हैं, तो आप उस पे फोकस कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कंपटीशन टफ है। आपको 120 क्वेश्चंस मिलने हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर लाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कट ऑफ को क्लियर करनी है कि 50 नंबर ले आए, 60 नंबर ले आए, आपको मैक्सिमम लाना है। कंपटीशन इतना टफ है। तो अगर आप 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन प्लस सही करने के लिए चाहते हैं, तो आप अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाइए, वीकनेसेस को क्योर कीजिए, और जो भी एकदम अनसीन टॉपिक्स हैं उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। इफ यू नीड आवर हेल्प, वी आर अवेलेबल। आपको ऐसा लगता है कि कोई और इंसान अच्छा करवा रहा है, उसकी हेल्प लीजिए, लेकिन हेल्प लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एज मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे एज नहीं ले पाए तो आप बाकियों में भी नहीं ले पाएंगे। और मेजॉरिटी लोग जो स्ट्रगल करेंगे इसी में करेंगे। और जो इंसान इस फैक्टर को, इस दो वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कंप्यूटर को मैं एक बार भी एलिमिनेट करता हूँ कि सब इंसान इतने नॉलेजेबल है कि कर ही लेंगे ठीक ठाक। इन दो सेक्शंस में जो इंसान एज लेगा ना, वही इंसान सिलेक्शन पाने वाला है। क्योंकि बाकी सब में सबका ऊपर नीचे, किसी का हिस्ट्री अच्छा, किसी का पॉलिटी अच्छा, किसी का मैथ्स अच्छा, सब कर लेंगे आपस में एक दूसरे को। मेन आपको एज यहीं से मिलेगी। तो फोकस आपका इसमें रहना है, साथ में इसको भी करते रहना है, इसको मिस नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं यूपीएससी का हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं 4 महीने इसी को पढ़ लूंगा मेरा हो जाएगा, ये नीचे वाले पढ़ूंगा मेरा काम हो जाएगा, नहीं भाई, तुम ऊपर वाले करो,
फिर नीचे वाले पे फोकस करो। ठीक है? आप दिन में 4-5 घंटे इसको दे सकते हो, जो येलो में पोर्शंस है उसको, और बाकी दिन में 2-3 घंटे आप इसमें दे सकते हो। एवरेज अगर आप इफेक्टिव 6-7-8 घंटे की स्टडी करते हो, तो 2-3 घंटे इसको दे दो आप नीचे वाले को, और ऊपर वाले को 4-5 घंटे से 2-3 घंटे में, जैसे 1 से 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर होता है, और 1.5 घंटे में आप नोट्स वो कवर कर सकते हो। 1.5 से 2 घंटे आपको लगेंगे, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 2.5 घंटे, या किसी दिन 3 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। कुछ एक्ट्स बहुत बड़ी है तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, कुछ एक बहुत छोटी है तो उसमें कम टाइम में भी चीजें हो सकती है। या अकाउंट है, या उसके लेक्चर्स जो हैं, जो अस किसी दिन अच्छा बड़ा टॉपिक होगा, किसी दिन छोटा होगा। 1.5 से 2 घंटा या मैक्स 3 घंटा, इससे ज्यादा आपको किसी भी दिन में इस सब्जेक्ट को देने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेंटल एबिलिटीज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्टैटिस्टिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सबके पहले नोट्स पढ़िए या बुक्स पढ़ लीजिए, और जितना हो सकता है ना पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। मैंने घटना चक्र बताई है आपको, घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयार करना चाहते हैं, या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, उसका सिंपल सा बेस्ट तरीका होता है नोट्स का मैक्सिमम रिवीजन, और जितना हो सकता है पीवाईक्यूज एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। वही चीज आपको इस एग्जाम में भी फायदा दिला सकती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कहाँ क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है उसको देखें। लेकिन अगर मोटा मोटी जो चीज़ बात करें, कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन से सोर्सेज से कवर करना है, वो हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि जो लास्ट वाले 2 टॉपिक्स है, ग्रीन में जो टॉपिक्स है, आप नहीं इंडिविजुअली हैंडल कर पा रहे, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आपको लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।